हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 1 के BHIC 101 खंड 1 में इकाई 1 के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्र और स्रोत, जिसमें आज भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। भौगोलिक क्षेत्र भौतिक विशेषताओं का वर्णन करने के पीछे मुख्य उद्देश्य आपको भारत के विभिन्न हिस्सों की स्थलाकृति में दिखाई देने वाली विभिन्नताओं से परिचित कराना है। किसी भी क्षेत्र के भौतिक भूगोल और उसके बसावट के प्रतिरूपों के बीच एक गहरा रिश्ता है। भू आकृतिक लक्षणों के आधार पर उपमहाद्वीपों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला हो जाएगा हिमालय के पर्वतीय प्रदेश, दूसरा सिंधु गंगा के मैदान और तीसरा प्रायद्वीपीय भारत। यह माना जाता है कि हिमालय पर्वत पृथ्वी की सबसे अंतर्भव पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की पर्वतीय श्रृंखलाओं को अपक्षय और भूमि कटाव के कारण जलोढ़ यानी कछारी मिट्टी निरंतर बहकर भारी मात्रा में मैदानी क्षेत्र में आ जाती हैं। हिमालय की बर्फ के पिघलते रहने से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र इन 3 बड़ी नदियों में निरंतर जल प्रवाह बना रहता है। सिंधु के मैदानों में भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ, जबकि गंगा के मैदानों में पहली सहस्राब्दी से नगरीय जीवन, राज्य, समाज और साम्राज्य संबंधी ढांचे का पोषण और विकास हुआ। उत्तर के मैदानों और प्रायद्वीपीय भारत के एक विशाल मध्यवर्ती क्षेत्र, जिसे मध्य भारत कहा जा सकता है, अलग करता है। यह मध्यवर्ती क्षेत्र गुजरात से लेकर पश्चिमी उड़ीसा तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। राजस्थान की अरावली पहाड़ियां सिंधु के मैदानों को प्रायद्वीप से अलग करती है। मध्यवर्ती क्षेत्र में विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों और छोटा नागपुर का पठार है, जो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों तक फैला हुआ है। मध्यवर्ती क्षेत्र या मध्य भारत के दक्षिणी हिस्से पर वह भू रचना शुरू होती है जिसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। इनमें 4 नदियां प्रमुख है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इन नदियों के कारण इस पठारी क्षेत्र में जलोढ़ मैदान बने रहने और इन मैदानों तथा नदियों के तहाने में मूल आवास क्षेत्रों का विकास हुआ। यहाँ दीर्घ काल तक सांस्कृतिक विकास की धारा प्रवाहित हुई, जो प्राचीन काल से प्रारंभ होकर मध्यकाल से होते हुए आधुनिक काल तक निरंतर बहती रहती है। मध्य भारत में बहने वाली नर्मदा और ताप्ती नदियों का प्रवाह पश्चिम की ओर है। पर्वतीय मध्य भारत में लंबी दूरी तय करने के बाद ये नदियां गुजरात के अरब सागर में गिरती है। उपमहाद्वीप के इस भाग की प्रमुखता विशेषता दक्कन का पठार है। यह उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणियों से लेकर कर्नाटक की दक्षिणी सीमाओं तक फैला हुआ है। महाराष्ट्र तथा मध्य भारत के भूभागों में काली मिट्टी विशेष रूप से उपजाऊ है, क्योंकि इसमें नमी बनी रहती है और इस जमीन को स्वहलित भूमि यानी ऐसी भूमि माना जाता है जिसमें जुताई की आवश्यकता नहीं होती है। यह भूमि कपास, ज्वार, मूंगफली, तिलहन की अच्छी फसल देती है। पश्चिम और मध्य भारत में प्रारंभिक कृषि संस्कृतियां इसी क्षेत्र में उदित हुई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं विशिष्ट प्रमुख भौगोलिक इकाइयां। अभी तक हमने मोटे तौर पर भौगोलिक विभाजनों की विशेषताओं का सामान्य आधार पर विवेचन किया। अब हम उन विशिष्ट प्रमुख भौगोलिक इकाइयों को लेंगे जो आमतौर पर भाषा पर आधारित विभाजनों को पुष्ट करती है और ऐतिहासिक दृष्टि से उनकी प्राकृतिक विशेषताओं की चर्चा करेंगे, जिसमें पहले हम देखेंगे हिमालय और पश्चिमी सीमा क्षेत्र। हिमालय पर्वतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय और मध्यवर्ती हिमालय। पूर्वी हिमालय पर्वत श्रृंखला ब्रह्मपुत्र के उत्तर दक्षिण दिशा में असम से लेकर दक्षिण चीन तक फैली हुई है। हालांकि पूर्वी हिमालय पर्वतमाला के बीच से गुजरने वाले मार्ग दुर्गम है, फिर भी
प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक कालों में दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण चीन से सांस्कृतिक प्रभाव का आना नहीं रुका है। मध्यवर्ती हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं जो भूटान से चित्राल तक फैली हुई है, तिब्बत के विशाल पठार की सीमा पर स्थित है। भारत और तिब्बत के बीच व्यापार तथा अन्य प्रकार के संबंध इसी सीमा प्रदेश के माध्यम से बने रहते हैं। संकरी हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला हिमालय से दक्षिण पश्चिम की ओर गंधार प्रदेश की घेरती हुई अफगानिस्तान में दूर तक फैली हुई है। भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से पश्चिमी अफगानिस्तान का गहरा संबंध पूर्वी ईरान से है, लेकिन दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान सांस्कृतिक रूप से नवपाषाण काल से ही भारतीय उपमहाद्वीप के निकट रहा है। खैबर दर्रा और अन्य दर्रे तथा काबुल नदी इस क्षेत्र को सिंधु के मैदानों से जोड़ते हैं, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि अफगानिस्तान के इस भाग में स्थित सुरतोगई हड़प्पा की सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक बाह्य केंद्र था। काबुल और कंधार जैसे प्राचीन नगर ईरान और भारत के बीच व्यापार मार्ग पर स्थित थे। वे सभी मार्ग जो अफगानिस्तान से होकर भारत के मैदानों को ईरान और मध्य एशिया को से जोड़ते हैं, गोमल, बोलन और खैबर दर्रों से होकर जाते हैं। ऐतिहासिक कालों अथवा उससे भी पहले से व्यापारी हमलावर और विविध सांस्कृतिक प्रभाव इन सभी प्रमुख मार्गों से होकर भारत आते रहे हैं। यूनानी शक, कुषाण, हूण आदि इन्हीं मार्गों से भारत आए। बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति के अन्य प्रभाव अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक इन्हीं दर्रों से होकर पहुंचे हैं। इस तरह ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र रहे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं सिंधु के मैदान। इन दर्रों से निकलने वाले ये मार्ग सिंधु के उपजाऊ मैदानों के तरफ ले जाते हैं। इस मैदानी क्षेत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है, पंजाब और सिंध। पंजाब, जिसका शाब्दिक अर्थ है 5 नदियों की भूमि, ये है रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम और सतलुज। विस्तृत जलोढ़ मैदान के बीच में बहने वाली सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों ने इस क्षेत्र को उपमहाद्वीप का बहुधान्य प्रदेश बना दिया है। पंजाब विभिन्न संस्कृतियों का मिलन स्थल और उनके परस्पर एकीकृत होने का स्थान रहा है। सिंधु घाटी का निचला हिस्सा और दहाता मिलकर सिंध प्रदेश का निर्माण करते हैं। सिंध प्रदेश सिंधु नदी का प्रदेश है और बड़ी मात्रा में चावल और गेहूं का उत्पादन करता है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि सिंधु मैदान में 3री शताब्दी के उत्तरार्ध व सहस्त्राब्दी के पूर्वार्ध के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय संस्कृति पनपी रही है। इनके 2 प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्रमशः पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, और सिंध में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं गांगेय के उत्तरी भाग। गंगा के मैदानी क्षेत्र को 3 उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला हो जाएगा ऊपरी क्षेत्र, दूसरा हो जाएगा मध्य क्षेत्र और तीसरा हो जाएगा निचला क्षेत्र। पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के ऊपरी मैदानी क्षेत्र में अधिकांश दोआब का इलाका शामिल है। यह संघर्ष और सांस्कृतिक संश्लेषण का क्षेत्र रहा है। हड़प्पा संस्कृति के इस क्षेत्र तक फैले होने के बहुतायत में साक्ष्य उपलब्ध है। यह क्षेत्र चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति का केंद्र भी था और उत्तर वैदिक काल में हलचल भरी गतिविधियों का केंद्र था। प्रयागराज, जो इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, दोआब की सीमा पर गंगा और जमुना नदियों के संगम पर स्थित है। गांगेय मैदान का मध्य क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैला हुआ है। यह वही क्षेत्र है जहां प्राचीन कोसल, काशी और मगध स्थित थे। यह क्षेत्र 6ठी शताब्दी से ही नगरीय जीवन, मौद्रिक अर्थव्यवस्था और व्यापार का केंद्र रहा है। इस प्रदेश ने मौर्य साम्राज्य के विस्तार को आधार प्रदान किया और यह भूप्रदेश राजनीतिक दृष्टि से गुप्त काल तक महत्वपूर्ण बना रहा। गंगा के मैदानी क्षेत्रों के ऊपरी और मध्य क्षेत्र भौगोलिक रूप से उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणियों और दक्षिण में मध्य भारत की पर्वत श्रृंखलाओं से सीमाबद्ध होता है। मैदान का निचला क्षेत्र बंगाल प्रांत तक फैला हुआ है। बंगाल का विस्तृत मैदान गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ यानी कछारी मिट्टी से
निर्मित हुआ है। अन्य बृहद सजावट वाले क्षेत्र की तुलना में गंगा का मैदान अनेक घनी बस्तियों वाला क्षेत्र रहा है। जनसंख्या घनत्व भी यहाँ अपेक्षाकृत अधिक रहा है। पहली सहस्त्राब्दी से यह क्षेत्र भारतीय सभ्यता का मुख्य केंद्र रहा है। अति प्राचीन काल से ही वर्तमान तक इस प्रदेश की यही स्थिति बनी हुई है। बंगाल के मैदान से लगी हुई ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित दूर तक फैली असम घाटी है। यह 600 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। सांस्कृतिक रूप से असम बंगाल के निकट है, लेकिन ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से यह उड़ीसा की तरह देर से विकास प्रक्रिया में आने वाला प्रदेश है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं पूर्वी पश्चिमी और मध्य भारत। मध्य भारत एक पूरी तरह से भिन्न प्रकार का क्षेत्र है। उसमें कोई भी ऐसा विशेष स्थान नहीं है जिसे केंद्र स्थान मानकर बात की जा सके। अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में राजस्थान राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग मालवा उप क्षेत्र का एक अंग है। इस प्रदेश की मिट्टी उपजाऊ है, इसलिए यहाँ सिंचाई के अभाव के बावजूद फसलें अच्छी हो जाती हैं। इस प्रदेश में ताम्रपसाड़ युगीन बस्तियां काफी संख्या में फैली हुई थी। इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रदेश हड़प्पा कालीन समुदायों और मध्य भारत तथा उत्तरी दक्कन के दूसरे ताम्रपसाड़ युगीन समुदायों के बीच पुल के रूप में काम करता रहा होगा। मध्य भारत आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के नाम से जाना जाता है। मध्य भारतीय क्षेत्र, जिसमें विशेष रूप से दक्षिण बिहार, पश्चिम उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश आते हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इस प्रदेश के आदिवासी निकटवर्ती क्षेत्र के सांस्कृतिक प्रभाव में आकर प्रारंभिक ऐतिहासिक कालों से या कहे तो गुप्त काल से ही भारतीय समाज के प्रमुख जाति कृषक आधार वाले ढांचे से जुड़ते रहे हैं। गुजरात मध्य भारत का क्षेत्र के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यह प्रदेश 3 प्राकृतिक भागों में बटा हुआ है, जिसमें सौराष्ट्र, अनर्त और लाट। गुजरात का मध्यवर्ती प्रायद्वीप काठियावाड़ कहलाता है। इस प्रदेश का एक और प्राकृतिक भाग कच्छ के रण का निचला इलाका कहलाता है। मानसून के दिनों में कच्छ का रण दलदलीय क्षेत्र में बदल जाता है। हालांकि गुजरात एक अलग थलग क्षेत्र प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में यह हड़प्पा कालीन समय से ही निरंतर प्राचीन बस्तियों का क्षेत्र रहा है। अपनी संरक्षित स्थिति और लंबी तट रेखा के कारण गुजरात 4000 वर्षों से अधिक समय से तटीय और विदेशी व्यापार का केंद्र रहा है। मध्य भारत पर्वत श्रृंखलाओं के पूर्वी छोर पर गंगा के दहाने के दक्षिण पश्चिम में उड़ीसा के तटवर्ती मैदान है। समृद्ध कृषि आधार वाला उपजाऊ तटवर्ती मैदान मानव गतिविधि का स्थल और सामाजिक सांस्कृतिक विकास का केंद्र रहा है। उड़ीसा ने अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान देर से पहली शताब्दी में बनाई। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत की सीमाएं को घेरने वाले तटवर्ती मैदानों और दक्कन के पठार से निर्धारित होती है। दक्कन का पठार 4 प्रमुख भागों में बटा हुआ है। ये भाग महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में पड़ते हैं। दक्षिण पश्चिम आंध्र के प्रारंभिक 9 पसाड़ युगीन लोगों ने अनुकूल व्यवहार नीति के रूप में पशुचारण को अपनाया, तो दक्कन ताम्रपसाड़ युगीन मानव समुदायों ने कृषि को अपना उद्यम बनाया। आइए नेक्स्ट देखते हैं सुदूर दक्षिण। दक्षिण में विस्तृत पूर्वी तटवर्ती मैदान और इससे जुड़ी भीतरी प्रदेश तमिलनाडु में आते हैं। कावेरी का मैदान और इसका दहाना इस क्षेत्र के अधिक केंद्र है। इस क्षेत्र की नदियां मौसमी है, इसलिए यहाँ के किसान पल्लव चोल कालों से ही सिंचाई के लिए तालाबों पर निर्भर रहते आए हैं। इन पारिस्थितिक विविधताओं का उल्लेख, जिनके कारण विविध वैकल्पिक जीवन शैलियां अस्तित्व में आई, इसी भूमि के प्राचीनतम साहित्य यानी संगम साहित्य में प्राप्त होता है। पश्चिमी तटवर्ती मैदान भी सुदूर में दक्षिण में मालाबार यानी आज के केरल राज्य तक फैला हुआ है। केरल में धान तथा अन्य फसलों के अलावा काली मिर्च तथा अन्य मसालों का उत्पादन भी होता है। पश्चिम के साथ केरल इन मसालों का व्यापार उत्तर मौर्य काल से ही करता आया है। भूमि की अपेक्षाकृत अलग थलग केरल राज्य समुद्र की ओर से पूरी तरह से खुला हुआ है। यह एक रोचक सत्य है।
भारत में ईसाई प्रभाव और बाद में मुस्लिम प्रभाव समुद्र के माध्यम से ही आया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने BHIC 101 के खंड 1 में भौगोलिक क्षेत्र और स्रोत, जिसमें भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।